दोस्तों टुकले टुकले गैंग के लीडर यानी कि कन्हैया कुमार के दिन आजकल कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे। ये बेचारा बड़े अरमानों से बड़ी उम्मीदों के साथ में बिहार में यात्रा करने गया था, बिहार में रैली करने गया था और इसने तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर काफी बातें रखी। इसे लगा कि ये बिहार का जननायक बन जाएगा, पर लालू यादव के कहने पर कांग्रेस ने इसको ही गायब करा दिया, इसको ही छुपा दिया, इसको ही अंडरग्राउंड करा दिया। और अब तो हालत ये हो गई है कि इसके ही फेवरेट पत्रकार इससे मजे लेने लगे, इसको छेड़ने लगे हैं। चुनावी जीत से ही अगर कोई सही और गलत यही पैमाना बना हुआ है आजकल। तो यही पैमाना बना हुआ है, तब तो फिर मोदी जी भगवान हैं। चुनाव जीतना सही और गलत का आखिरी पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना ठीक है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास ताकत है, आपके तो पास कितने चुनाव और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे। दरअसल हमेशा की तरह इस इंटरव्यू में भी कन्हैया कुमार बड़ी बड़ी हाँक रहा था, एक के बाद एक बड़ी गप्पे मार रहा था और अपने आप को जमीन से जुड़ा एक सच्चा इंसान, सच्चा क्रांतिकारी नेता बताने की कोशिशों में लगा हुआ था, जिसको लेकर संदीप चौधरी ने लगातार न सिर्फ इसकी टांग खींची बल्कि इस तरह से इसे एक्सपोज किया कि दोबारा से इसको इंटरव्यू देने नहीं आएगा और हो सकता है एबीपी न्यूज को ही भूल जाएगा कि किस तरह से एक बार फिर से आज इसकी क्लास लगाई गई है। आप खुद देखिए। तो इन बातों पर गुस्सा आता है, पर जब आस्था का भी अपमान किया जाता है, आस्था बड़ी निजी होती है, पर यह कह देना कि भाई संगम में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, आस्था पर भी प्रहार कर बैठते हैं। आस्था पे उन्होंने प्रहार नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं मैं। अध्यक्ष जी को रेफर कर रहे हैं, उन्होंने आस्था पे प्रहार नहीं किया। आप पूरे स्टेटमेंट को सुनिए। उन्होंने कहा कि हम किसी के भी आस्था पर कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं, हम सबके आस्था का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन तर्कपूर्ण होना इस देश में गुनाह कैसे हो गया सर? नहीं, तर्क तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर कोई ईद का मौका हो, कोई मुस्लिम त्योहार हो और वहां नमाज अदा की जा रही हो, आपको नमाज अदा करने से गरीबी दूर नहीं होगी, क्या उसे आप ठीक मानेंगे? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि धर्म इंसान का व्यक्तिगत मसला है, धर्म इंसान का जो है व्यक्तिगत आस्था है, धर्म का आचरण करना उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन जब आस्था विचार से आस्था प्रचार का रूप ले ले, जब धर्म जो है व्यक्तिगत आचार व्यवहार से राजनीतिक व्यापार का रूप ले ले, तो राजनीतिक व्यक्ति होने के चलते एक तर्कपूर्ण बात तो रखना पड़ेगा ना सर। अब ये कह करके जो है, ये कमजोर कड़ी है क्या, कमजोर नस है कांग्रेस की? ये धर्म और आस्था की चर्चा जहां आती है वो कांग्रेस खुलकर अपनी बात क्या है क्लैरिटी से कहती हुई दिखाई नहीं देती। हमने कहा है कि अगर आप वोट दीजिएगा धर्म के नाम पर तो आप स्कूल की इच्छा बंद कर दीजिए। अगर आप वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आप अस्पताल की इच्छा बंद कर दीजिए। वोट देंगे धर्म के नाम पर तो नौकरी कैसे मिलेगी सर? और हमने कहा धर्म के नाम पर जो आप मांगते हैं, जो पर्चे बांटे जा रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, और उसमें कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी पर भरोसा मत करो, ये चुपचाप बैठ गए थे शाहीन बाग को लेकर, सीए को लेकर कुछ नहीं बोले अरविंद केजरीवाल, ये सॉफ्टली। इसमें धर्म के नाम पे नहीं, ये तो मुसलमानों को आप वो कर रहे हैं ना अपनी तरफ आकर। नहीं, एक बात बताइए कि छोड़िए साथ अरविंद केजरीवाल का भरोसे लायक नहीं, ये धर्म की तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, धर्म की राजनीति नहीं है। हम तो आपके सामने कह रहे हैं खुले तौर पर, धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को वोट देना है तो हमको वोट नहीं दीजिए। अगर संविधान बचेगा तभी हमारा धार्मिक अधिकार करते हैं। राहुल गांधी दिल्ली में वो सीलमपुर ही क्यों चुनते हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां 60% के करीब मुस्लिम आबादी है। जो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे, वही तो आप कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आपके सामने खड़ा होकर के कह रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पे वोट नहीं दीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने बोल रहे हैं। आक्रामक भी हैं, पर युवा आजकल आक्रामक अंदाज में दिख रहा है दिल्ली में, या युवा कह रहा है कि भैया बात तो बहुत करते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड की, और ये युवा शक्ति ही देश को विश्व गुरु बनाएगी, पर हमें टहलाते ही रहते हो, करते धरते कुछ हो नहीं हमारे लिए। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहता हूं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 55% आबादी जो है भारत की वो युवा है। दुनिया का हर 5वां युवक इंडियन है। और हमारे लिए एक बहुत ही दुखद स्थिति है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी देश में पहले कभी नहीं थी। कन्हैया, एक वो अंग्रेजी में फ्रेज है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है,
हिमाचल में आपने नई नौकरियां कितनी इजाद की, सृजित की? देखिए, हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में एक चीज आप नोट करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जो घोषणा हम लागू करने में सक्षम नहीं हो। तनख्वाह देने में भी विलंब हो रहा है हिमाचल में, 2 बार हो चुका है ऐसा। नई नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात है। नहीं, नई नौकरियां सृजित करेंगे। मैं अभी, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के साथ साथ आप दूसरे राज्यों की भी बात कर रहे हैं। चाहे हमने महिलाओं के लिए घोषणा की हो, किसानों का कर्जा माफी का बात किया हो, जाति जनगणना का बात किया हो, या पुरानी पेंशन को लागू करने की बात हिमाचल में किया हो, तो सबको एक बाय एक करके हम लोग लागू कर रहे हैं। जहां तक युवाओं को अप्रेंटिस योजना के तहत देने की, रोजगार देने की बात है, उसका सिंपल तरीका यह है कि अगर आप कांग्रेस की घोषणाओं को देखेंगे तो हमने 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें युवाओं से जुड़ा हुआ भी एक घोषणा है। तो युवाओं को इससे कैसे बाहर निकाला जाए, कहते हैं कि ₹8,500 का भत्ता देकर, कहते हैं कि प्रवृत्ति अगर सही हो और नियत साफ हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। नहीं, ये रास्ता मतलब ₹8,500 दे देंगे बेरोजगार को, उसका काम निकल जाएगा? नहीं, ये रास्ता खोज निकाला है कांग्रेस ने। देखिए, ₹8,500 देने से, कहते हैं ना कि जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां हम एक सकारात्मक शुरुआत कर रहे हैं। जिस देश में किसी पूंजीपति के बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता हो और नौजवानों को 5,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही हो, वहां हम ये कह रहे हैं कि अगर मॉडल में हम परिवर्तन करें, 16 लाख करोड़ कर्जा अगर 2-4 पूंजीपतियों का माफ किया गया है, तो अगर हम उस पैसे का इस्तेमाल रोजगार पैदा करने के लिए करें तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। युवाओं की बात हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, तो आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी 54-55 के नजदीक पहुंच रहे हैं। अब इसमें कोई युवा अपने आप को मुगालता पाले रखे? मैं भी कहूं मैं युवा हूं, मैं तो अपने आप को 20 साल मैं तो नहीं हूं युवा, आप हो सकते हैं। आप युवा हैं, आपको चेहरा क्यों नहीं बनाते? आपको चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? चेहरा कौन है कांग्रेस का? सर, भरोसा किस पर करें दिल्ली में? चेहरा से ज्यादा चरित्र का जरूरत है। चेहरा बहुत है सर। अच्छा, चेहरे की जरूरत नहीं होती? मेकअप लगा करके जो है ना, कहीं भी चेहरा आपको मिल जाएगा। चेहरे से काम नहीं चलेगा सर। चेहरे से काम नहीं चलेगा? पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पॉलिटिकल थॉट। तो वो कोई दिखाएगा तो? पॉलिटिकल करेक्टर होना। हेडलेस थोड़ा हो सकती है कांग्रेस दिल्ली में। कौन है मुखिया, कौन है दिल्ली में आपका? ऐसे हेडलेस थोड़ी पार्टी है। पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के 70 उम्मीदवार हैं, पार्टी के 40 की खबरें आती हैं कि राहुल गांधी इस बात से नाराज हो गए, वो ऊर्जा नहीं दिख रही, वो रणनीति नहीं दिख रही, वो थोड़ा सा कोप भवन में चले गए, फिर बीच में 4 दिन गायब हो गए। आपको सर ये स्पेशल एयर ड्रॉप से ये न्यूज आता होगा। देखिए क्या है ना कि वही मैं कहता हूं कि जो नॉनसेंस है ना, उसी को आजकल जो है पॉलिटिकल नैरेटिव को का सेंट्रल थीम बना दिया गया है। कौन किससे नाराज हैं, कौन किससे दुखी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए ना कि दिल्ली में जो पानी आता है सप्लाई का, वो जो है पीने लायक तो छोड़ दीजिए, मुंह धोने लायक नहीं है। लोग जो है 20 किलोमीटर यहां से दाएं बाएं हो जाए, सच्चाई पता चल जाएगा। भरोसा नहीं होगा कि हम जो है देश की राष्ट्रीय राजधानी में हैं। आप चले जाइए आउटर दिल्ली में, आप चले जाइए रूरल एरिया में, आप चले जाइए झुग्गी कॉलोनियों में। आम आदमी पार्टी, देखिए, चुनावी जीत से ही अगर कोई सही और गलत यही पैमाना बना हुआ है आजकल। नहीं तो यही पैमाना बना हुआ है, तब तो फिर मोदी जी भगवान हैं। फिर मोदी जी के खिलाफ लोग क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी तो 3 बार चुनाव जीत लिए हैं, फिर तो मोदी जी भगवान हैं। नहीं, इस बार कहां जीते? आप तो कह रहे हैं 240 पर हमने समेट दिया इस बार। मैं कह रहा हूं अगर ये पैमाना है तो ये पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना सही और गलत का आखिरी पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना ठीक है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास ताकत है, आपके पास कितने चुनाव और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे? जितना चुनाव जनता हराएगी उतना चुनाव हारेंगे, उसमें क्या है? हारने से दिक्कत नहीं है, हारने से दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि लोग लड़ना बंद कर दिए हैं। हारिए ना, हारिए, लेकिन लड़िए। लड़ते रहते हैं, पर कभी बिहार में भेज दिया जाता है, कभी दिल्ली, और कभी फिर खाली बिठा दिया जाता है। नहीं, खाली हम कभी नहीं बैठते हैं सर। खाली क्यों बैठेंगे? पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD किए हैं, किताब पढ़ लेंगे, दुष्यंत की कविताएं पढ़ लेंगे। खाली क्यों बैठेंगे सर? ये आदमी दूसरों पर उंगली उठा रहा है कि हारने में कोई भी बुराई नहीं है। बुराई है डर कर बैठ जाने में, बुराई है शांत
बैठ जाने में, और हकीकत में ये खुद डर कर बैठा हुआ है तेजस्वी यादव के खिलाफ। जिस तरह से ये 2 महीने पहले बोला करता था, आज की डेट में इसकी आवाज भी नहीं निकल रही। आज की डेट में ये बिहार की किसी भी रैली में, किसी भी सभा में नहीं दिख रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने और उसकी टीम ने इसे थप्पड़ मार के शांत करा दिया है, चुप करा दिया है कि कुछ भी कर या फिर मत कर, चाहे घर में दुबक कर बैठ जा, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ चुप ही नहीं करना है। और इंटरव्यू में यही बड़ी बड़ी बातें करता है, यही ज्ञान देता है कि भाई चुप नहीं बैठना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, लगातार आवाज उठाती रहनी चाहिए और इलेक्शन लड़ते रहना चाहिए। जबकि बिहार का होते हुए भी इसे बिहार में ही टिकट नहीं दिया गया। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।